नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और यहां पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी। टॉपिक इज एंडोक्राइनोलॉजी एंड इन दिस लेक्चर टुडे वी गोइंग टू डिस्कस two important glands of our body, pineal body and pineal gland and pancreas। तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, इन्हें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइनोलॉजी की। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? वेरियस ग्लैंड्स विच secrete hormones are called endocrine glands. These glands combinedly form endocrine system. तो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है और साथ में ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज कर रही है। इसी कारण तो इनको एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो सिक्रीशंस है हार्मोन्स वो रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, ओनली इनटू द ब्लड, विदाउट एनी डक्ट। किसी भी डक्ट के बिना, कोई डक्ट नहीं होती, सीधा ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे इस लेक्चर में, पीनियल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड कह सकते हैं। टू काइंड्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन पीनियल ग्लैंड। दो टाइप के टिश्यूज सेल से बनी होती है, पीनियलोसाइट्स एंड न्यूरोग्लियल टिश्यूज। याद रखें, ये पीनियलोसाइट टिश्यूज से बनी हुई है, ये न्यूरोग्लियल टिश्यूज से बनी हुई है। तो स्पेसिफिक टाइप के जो टिश्यूज हैं उनसे इसका फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको किसी भी ग्लैंड्स के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन जैसे उसकी लोकेशन का पता होना कंपलसरी है। आपको पता होना जरूरी है कि उसकी लोकेशन क्या है, बॉडी में किस जगह पर वो प्रेजेंट है। तो सिंपली यहां पर दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन में किस जगह होती है? सिंपल सा, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का थैलेमस पार्ट, थैलेमस से लटकी हुई होती है। दिस इज आवर ब्रेन। ब्रेन हैज डिफरेंट रीजन्स और आई कैन से ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain again divided into two different regions: cerebrum and diencephalon. Diencephalon has 3 regions: epithalamus, thalamus and hypothalamus. The second part of diencephalon is thalamus. तो यहाँ पर ये थैलेमस से लटकी हुई रहती है, पीनियल ग्लैंड उससे अटैच होती है। तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से हो रहा है, फ्लैट होती है, छोटी सी होती है, व्हाइट कलर की होती है। सिंपल सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। लोकेशन मैंने आपको बताई दी कहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें इसके फंक्शंस क्या है? बहुत छोटी सी ग्लैंड है, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसके फंक्शंस नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है इसके वो इम्पॉर्टेंट है। जो भी इसके फंक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे हम इसके फंक्शंस को। ये भी यहाँ पर ब्रेन में इसकी लोकेशन आपको दिख जाएगी। सेम डायग्राम है, थोड़ा सा ये ब्रेन का डायग्राम जिसके अंदर ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। वैसे हमारे काम के नहीं है सारे पार्ट्स। ये हमारा पूरा फोर ब्रेन का पार्ट है, पूरा फोर ब्रेन है यहाँ तक, ये पूरा फोर ब्रेन का पार्ट है। ये हमारा ये भी फोर ब्रेन ही है, ये भी हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट है। यहां पर प्रेजेंट है हमारा मिड ब्रेन, ये हमारा मिड ब्रेन, और यहां से अब ये हमारा हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जैसे मैंने अभी कहा था, हमारा ब्रेन 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो लोकेशन फिर से आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ एक बार। ये सारा कुछ हटा देता हूँ जिसकी जरूरत नहीं है। ये रही इसकी लोकेशन, ये यहाँ पर। दिस इज आवर पीनियल ग्लैंड। ये हमारी पीनियल ग्लैंड है जो इस जगह पर हमारे प्रेजेंट है। ये यहाँ पर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के साथ में हाइपोथैलेमस है, एंड दिस इज पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। चलते हैं आगे, ये पीछे आ गए। हाँ, तो
सिंपल सा एक छोटे से स्टॉक से थैलेमस से लटकी हुई रहती है। फोर ब्रेन थैलेमस पार्ट ऑफ फोर ब्रेन कवर्ड विद पाया मैटर। अभी पाया मैटर क्या है ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे मैंने अभी तक आपको ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बता दिया। तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी वर्ड्स यहाँ पर साथ साथ आ रहे हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता चलूँ। तो पाया मैटर क्या है हम बात करते हैं, फिर चलते हैं अपने पिछली स्लाइड पर। यहाँ पर आवर ब्रेन कवर्ड विद 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन। तो ब्रेन वैसे तो एक कवरिंग के अंदर होता है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड क्रेनियम, क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियम जो हमारा बोन है इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा ब्रेन। तो यहाँ पर इससे अंदर 3 डिफरेंट लेयर्स होती है। ये 3 डिफरेंट लेयर्स की जब बात कर रहे हैं तो ये लेयर्स मैं एक बार बना देता हूँ इसको। यहाँ पर एक लेयर होगी, एक दूसरी लेयर होगी और एक थर्ड लेयर यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 3 लेयर्स दिख रही है। सबसे ऊपर वाली अपर लेयर इज ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर इज एरेक्नॉइड एंड लोअर मोस्ट लेयर इज पाया मैटर। तो यहाँ पर ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है अराउंड आवर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के ऊपर और हमारे क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम जो है बॉक्स इसके अंदर और ब्रेन के ऊपर 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। DAP आप याद रख सकते हैं, सबसे ऊपर से अंदर की तरफ ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। तो ये 3 लेयर, यहां पर पाया मैटर से कवर्ड रहती है हमारी पीनियल ग्लैंड। यहां पर पाया मैटर और ब्रेन के बीच में किसी तरह की कोई गैप या कैविटी नहीं होती। इसी तरह से ड्यूरा मैटर और क्रेनियम के बीच में किसी टाइप की कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। बट सबड्यूरल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड, and similarly some subarachnoidal cavity present between arachnoid and पाया मैटर। तो arachnoid और पाया मैटर के बीच में arachnoid subarachnoidal cavity होती है। ड्यूरा मैटर और arachnoid के बीच में भी सबड्यूरल कैविटी प्रेजेंट होती है। इसको डिस्कस कर लिया था। इससे हार्मोन रिलीज होता है मेलेटोनिन, मेलानिन कहीं और से स्रावित हो रहा था, कहीं और से रिलीज हो रहा था। यहाँ पर हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है मेलेटोनिन। यहाँ पर ये एक लाइट अफेक्टेड हार्मोन है, लाइट की प्रेजेंस में इसका सिक्रेशन कम होता है। ये आप याद रखें, लाइट की प्रेजेंस में इसका सिक्रेशन कम होगा। तो जो ब्राइट लाइट में रहते हैं, जो तेज धूप में रहते हैं, उसमें इसका सिक्रेशन कम होगा। तो जब लाइट ब्राइट है तब इसका सिक्रेशन लो होगा, और जब लाइट डिम है या क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो इसका सिक्रेशन ज्यादा होगा। ये आप सबसे पहले तो याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट यह जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लिखा हुआ है आपके पढ़ने के लिए ठीक है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए ठीक है, लेकिन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा याद रखें और उसको समझें आप कि मैं बता क्या रहा हूँ। एक्चुअली में ध्यान से देखें इसे। अगर लाइट ब्राइट है, लाइट ब्राइट है, तेज धूप है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर होती है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका सिक्रेशन कम होगा। और अगर डिम लाइट है, डिम लाइट सनलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये लाइट जो है कौन सी है, ये हम सनलाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट डिम, अब सनलाइट कैसे डिम होगी? एक्चुअली क्लाउडी एनवायरनमेंट है, बादल ज्यादा रहते हैं, तो उसको फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कम इंटेंसिटी की लाइट है, तो उस कंडीशन के अंदर सिक्रेशन इसका ज्यादा होगा। इसका लो सिक्रेशन अगर होता है तो गॉनेट्स अर्ली डेवलप होंगे। गॉनेट्स का डेवलपमेंट यहां पर गॉनेट्स का डेवलपमेंट अर्ली होगा। ठीक है, और यहां पर गॉनेट्स का डेवलपमेंट लेट हो जाएगा। तो ये आप याद रखें। तो यहां पर कंडीशन क्या है? ब्राइट लाइट के अंदर सिक्रेशन अगर कम हो रहा है, ब्राइट लाइट में सिक्रेशन कम हो रहा है, ब्राइट लाइट में सिक्रेशन कम ही होगा इसका, और उस कंडीशन के अंदर गॉनेट्स का डेवलपमेंट जल्दी होगा, यानी मैच्योरिटी जल्दी आएगी, सेक्सुअली मैच्योर जल्दी होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिम लाइट के अंदर सिक्रेशन ज्यादा होता है और मैच्योरिटी लेट आती है, उनमें प्यूबर्टी लेट आती है। सिंपल सा इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इंडिया और ब्रिटेन, इंग्लैंड को मैं अगर कंपेयर करता हूं, इंडिया के अंदर आप देखें, हम जब इंडिया में ही रह रहे हैं,
इंडिया के अंदर कितने दिन क्लाउड्स रहते हैं। हम राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में बादल कितने दिन रहते हैं, और उसमें वेस्टर्न राजस्थान के अंदर बादल क्लाउड्स कितने दिन रहते हैं। तो यहाँ पर बादल आपको मिल जाएंगे साल में कोई 30 दिन 40 दिन, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल बहुत मुश्किल है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। हो सकता है गलत हो मेरा ऑब्जर्वेशन, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है इतना ही होगा। तो 30-40 डेज पूरे साल के अंदर 360 आउट ऑफ 365 डेज में से 60 दिन भी आपके यहाँ, हमारे यहाँ बादल नहीं रहते, क्लाउड्स नहीं है, तो तेज लाइट, सनलाइट बहुत ब्राइट होती है हमारे यहाँ पर। लेकिन इंग्लैंड के अंदर आप कभी मैच वगैरह देखे होंगे, अभी तो वैसे क्रिकेट मैच वहाँ नहीं हो रहे, लेकिन जब क्रिकेट मैच आप देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ बादल रहते हैं, क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, क्लाउडी कंडीशन, क्लाउडी एनवायरनमेंट होता है। तो वो रीजन कंडीशन क्या है, वहाँ पर लाइट कम है, तो लाइट जब कम होगी तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा। मेलेटोनिन का सिक्रीशन अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर प्यूबर्टी लेट आएगी, मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट आएगी। बट यहाँ इंडिया के अंदर प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। यही कंडीशन है जो चाइल्ड बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनमें प्यूबर्टी जल्दी आती है, और जो लोग ब्राइट लाइट में ज्यादा एक्सपोज होते हैं उनमें भी प्यूबर्टी जल्दी आती है। एक्चुअली में हमारे आईज में क्या है कंडीशन, कि हमारी आईज लाइट को कंट्रोल करती है, लाइट को अंदर नहीं जाने देती, क्यों, हमें पता चलता है लाइट। जो ब्लाइंड है उनको लाइट का कुछ पता ही नहीं चल रहा, उनको कुछ ब्लैक है, तो उनकी आईज में लाइट जाती है, कंटिन्यूसली जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता लाइट जा रही है, तो दिख ही नहीं रहा उनको कुछ। लाइट कंटिन्यूसली उनके आईज में जाती रहती है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, इसलिए उनमें प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। तो सिंपल सा कंडीशन था जो आपको ध्यान रखनी है। चलते आगे, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, कोशिश करूंगा, अगर टाइम रहा तो लास्ट में इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा। बट चलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। द नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इट इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक मिक्स टाइप की, इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये होती क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी हो, दिस ग्लैंड इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये ग्लैंड एंडोक्राइन भी है और इसी तरह एंडोक्राइन की तरह एक्सोक्राइन के भी फंक्शन ये करती है। तो एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है और एक्सोक्राइन की तरह भी ये ग्लैंड अपने फंक्शंस कर रही है। इसको हेट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओरिजिन एंडोडर्म से है। एंडोक्राइन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, टाइपिस्ट से टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो एंडोक्राइन पार्ट इज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस के जो आइसोलेट्स है, वो कहाँ है इसमें दिख नहीं रहे, हम बात करेंगे आगे, किसी इमेज में मिल जाएंगे, काफी लंबी होती है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लिवर, बट द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज पेनक्रियाज। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी, कहाँ पर दिख ही नहीं रही है इसके अंदर यहाँ पर, लेकिन मैं बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर ये हमारा लिवर है, दिस इज आवर लिवर। लिवर के यहाँ पर ये ग्रीन कलर का, ये ब्राउन कलर का तो लिवर है, ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल रही है, वो कहीं भी जा रही है, हमें काम नहीं वैसे तो अभी इसका, वो वैसे ड्यूडेनम में जाती है। इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ये ड्यूडेनम हमारी, ये स्टमक है, दिस इज स्टमक। स्टमक से यहाँ पर इस तरह से ये जो चल रहा है ये हमारा ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम का जो सी शेप बना रहा है, ये सी शेप बना रहा है, इसके बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये हमारा, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ये हमारा पेनक्रियाज है, यहाँ पर इस तरह से देखें आप, यहाँ पर ये रहा, ये पीछे, इसको मैंने हाईलाइट किया है थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने आपको इसको हाईलाइट किया है। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि ये जो है ये स्टमक के बैक साइड प्रेजेंट है, स्टमक के पीछे की तरफ प्रेजेंट है, और कहाँ से, हमारे सी शेप ड्यूडेनम से, जो सी शेप का ड्यूडेनम है उसके बीच में इस तरह से प्रेजेंट है। बट आगे की तरफ इसके कौन है, यहाँ स्टमक प्रेजेंट है, तो पीछे दिखाई नहीं देता, ये इसलिए इस इमेज में दिखाई नहीं दे रहा है। लोकेशन की बात कर ली हमने, इसको डिस्कवर किया था पॉल लैंगरहैंस में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इसके टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर देखें, ये इसमें दिख रहा है, ये रहा,
तो यहाँ पर इसके पास में पेनक्रियाज का, देखो मैंने अभी बताया आपको, पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, बट इट्स एक्सोक्राइन पार्ट इज मच लार्जर देन एंडोक्राइन। उसका एक्सोक्राइन पार्ट एंडोक्राइन पार्ट से काफी ज्यादा बड़ा है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ pancreas composed of three different type of cells: alpha cells, beta cells and delta cells. First we discuss alpha cells. Alpha cells के बारे में सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये रिलीज करती है ग्लूकागॉन, रिलीज कर रही है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन का रिलीज करिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ये लिवर के अंदर, आपका जो लिवर है यहाँ पर मान ले, मैं सीधा सा लिख देता हूँ, इसको हटाते हैं अभी यहाँ पर। तो आपका लिवर है, ठीक है, ये रहा आपका लिवर। लिवर से ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी और ट्रांसपोर्ट कर देगी ब्लड के अंदर। ये है आपका ब्लड। तो ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा है, यहां पर चेंज करते हैं इसको, ग्लाइकोजन। लिवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, आपने सुबह से खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, घूमने निकल गए, तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्लूकोज था वो तो खत्म हो गया रात भर में, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आपने, तो अब क्या होगा कंडीशन? तो आपके लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर और वो आएगा ब्लड के अंदर। लिवर से ब्लड में आएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ब्लड उसको अब ट्रांसपोर्ट करेगा टू द सेल्स एंड सेल्स उसका यूटिलाइजेशन करके उससे एटीपी का जनरेशन फॉर्मेशन करेगी। बट कंडीशन क्या है? ये कैटाबोलिक हार्मोन है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लिखा हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ये किसी और टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैटाबोलिक हार्मोन क्या है। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ इन प्लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जगह किसी भी सोर्स से आप, ग्लाइकोजन की जगह किसी और से अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हो अमाइनो एसिड से, तो उसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इंसुलिन। मैं इंसुलिन का फंक्शन बता देता हूं। यहां पर बीटा सेल्स, मैं फिर से चलूंगा सेल उस प्रीवियस डायग्राम पर। बीटा सेल जो 60% पार्ट का फॉर्मेशन कर रही है और रिलीज कर रही है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन रिमूव एक्सेस ब्लड ग्लूकोज, डिक्रीज एक्सेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है तब रिलीज होगा इंसुलिन। तो कंडीशन क्या है यहां पर? फिर से चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पर। अब पहली कंडीशन क्या थी? आपके ब्लड में ग्लूकोज अगर कम है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। और कौन करेगा ये काम? ये फंक्शन कर रहा है आपका अपना ग्लूकागॉन, ये काम कर रहा है ग्लूकागॉन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। अब मैं इंसुलिन की बात करता हूं। अब अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, तब क्या होगा? अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर ये ब्लड का ग्लूकोज जाएगा अब लिवर के अंदर और इसको लेकर कौन जा रहा है? यहां पर इसको लेकर जाने का काम और इसको कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन। तो यहां पर ये फंक्शन किसका है? इंसुलिन का। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट फंक्शन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। तो सिंपल सी कंडीशन है, आपको याद रखनी है। फिर से देखें एक बार, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लैंड की। ग्लैंड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे है? पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज कर रही है। देखिए मैं प्रीवियस डायग्राम आपको दिखाता हूं। यहां पर देखें ध्यान से, ये सब मैं हटा देता हूं थोड़ा सा इसको। तो यहां पर पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करती है और वो जो पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होता है, वो सारा पैनक्रियाटिक जूस जो अल्कलाइन नेचर में होता है, 8 से 9, 8 और 9 उसका पीएच होता है, और ये जूस जाते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बट डायरेक्ट वहां नहीं जाएंगे। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 डिफरेंट रीजन्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं
गॉल ब्लैडर से निकलने वाले डक्ट के अंदर, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट के अंदर रिलीज होता है ये, और उसके बाद में रिलीज हो जाता है आपके ड्यूडेनम के अंदर। तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो एक्सोक्राइन है वो तो रिलीज कर रहा है पैनक्रियाटिक जूसेस, जो फैट जो आपके फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड के डाइजेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है और प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मीडियम को भी अल्कलाइन बना के रखता है। लेकिन इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, देखें ध्यान से, अब मैं चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड पर जहाँ इसको ये गिवन है, ये रहा, ये एंडोक्राइन, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज इस तरह की दिखती है, और पेनक्रियाज इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसका शेप लीफ की तरह होता है। इसके जो एंडोक्राइन पार्ट है उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। दिख रही है आपको यहाँ पर, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ये डेल्टा सेल्स है, ये अल्फा सेल्स है, और इसके पास ही यहाँ पर बीटा सेल्स है। तो ये कलर भी शो किया है यहाँ पर, ब्लू, पिंक एंड डार्क ब्लू, थोड़ा लाइट ब्लू, दो अलग ब्लू करके यहाँ शो कर रखा है कि किस तरह से ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इनका अमाउंट, इनका परसेंटेज, और साथ में इनका सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन के बारे में बात की तो सिक्रीशन सिंपल सा आप याद रखें, यहाँ पर कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, जैसा हमने वहां बताया था कैटाबॉलिक हार्मोन, तो एक कैटाबॉलिक हार्मोन है और एक एनाबॉलिक हार्मोन है। कैटाबॉलिक हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है जिससे एनर्जी बनेगी। एनाबॉलिक हार्मोन ग्लूकोज को स्टोर करके रख रहे हैं, ग्लूकोज को स्टोर करके रख रहे हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जिससे एनर्जी अभी नहीं बनेगी। उसको अगर आपको एनर्जी फॉर्म में यूज करना है, एनर्जी बनानी है, तो आपको ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना होगा ग्लूकोज के अंदर, और वो काम किसका है, कैटाबॉलिक हार्मोन है। कैटाबॉलिक हार्मोन इज, हमारे और भी हार्मोन्स हैं जो कैटाबॉलिक है, और भी हार्मोन्स हैं जो एनाबॉलिक है, उनकी लिस्ट भी हम डिस्कस करेंगे, और आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं उसकी, जैसा हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर यू कैन फॉर्म लिस्ट ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक हार्मोन्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड में, जैसे मैंने अभी बताया था, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज अगर ज्यादा है तो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे ये ग्लाइकोजन के अंदर, लेकिन किस जगह पर, आपके लिवर के अंदर, लिवर के अंदर ही स्टोर करेगा, लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। अब ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी कंडीशन है, आप लोगों के घर में कपड़े हैं, आप लोग पहनते हैं कपड़े, तो कपड़ों की कंडीशन क्या है कि जो कपड़े हमारे पहने हुए हैं वो तो पहन लिए हमने, पहने हुए हैं, जो कपड़े नहीं पहने हुए हैं उनको रख दिया हमने। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे कपड़े बाहर, घर के बाहर रख देते या रूम में बाहर रख दिया, उन कपड़ों को हम अलमारी में रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, लेकिन किस तरह से रखते हैं, फोल्ड करके प्रॉपर मैनर में रखते हैं, हैंगर से हैंग कर रहे हैं या प्रॉपर मैनर में इनको फोल्ड करके रख रहे हैं। तो कंडीशन क्या, हम ही चाहते हैं कि कम स्पेस के अंदर ज्यादा कपड़े आ जाए और खराब भी नहीं हो, उनको रखें, जैसे निकाले और पहन ले। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर मैनर में उनको अपने अलमीरा में, अपने कबर्ड में उसको रख रहे हैं। इसी तरह से ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको भी हमें स्टोर करके रखना है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लिवर के अंदर, और उसको स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसको स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन कुछ और भी काम कर रहा है, ये प्रमोट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, हमारे बीएमआर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर, मेनली रिस्पांसिबल फॉर बीएमआर, दैट इज थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। हमने डिस्कस किया था पहले थायराइड ग्लैंड के अंदर, जब थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है T3, T4, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, ये जो T3, T4 हार्मोन्स हैं ये हमारे बीएमआर को रेगुलेट कर रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारे सेल के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। हमारे सेल में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं रेस्टिंग फेज में, वो सारे, जब हम सो रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, दौड़ नहीं रहे, वैसे हम दौड़ रहे तो सेल में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, लेकिन जब हम रेस्टिंग फेज में हैं तब भी हमारे सेल में जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये आप थोड़ा सा याद रखें। चलते हैं आगे। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये तो सब पढ़ ही लिया हमने, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर नया नहीं है, पढ़ लिया। हाँ, अब एक कंडीशन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन होगा, इंसुलिन इज सिक्रेटेड। इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज वैसे भी नहीं है,
तो हटाना किसको है? ये तो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज का हटाना। एक्चुअल में हमारे ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, बहुत माइनर अमाउंट में। जब हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हैं, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, तो ब्लड के अंदर हम बात करते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा और ग्रेनुलर पार्ट्स है। ग्रेनुलर पार्ट्स के अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती है, जो 45% पार्ट का फॉर्मेशन करती है ऑफ योर ब्लड, एंड 55% पार्ट का फॉर्मेशन, ब्लड के 55% पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, सब्सटेंसेस। मैक्सिमम पार्ट इसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है, 10% के अंदर, इसके अंदर 8% मेजर प्रोटीन्स होते हैं, और रिमेनिंग 2% के अंदर माइनर प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, और साथ में ग्लूकोज, मिनरल्स, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हमारे ब्लड के अंदर कई सारी चीज़ें जो फूड सब्सटेंसेस, जो एब्जॉर्ब फूड, इसमें मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह सारे आते हैं। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितने अमाउंट में उतना ही रहना चाहिए। इसीलिए तो दोनों, बोथ द हार्मोन्स एक्ट अगेंस्ट द ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इससे बैलेंस बना हुआ रहता है। आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ तो ग्लूकागॉन लेकर आ गया, ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हुआ तो इंसुलिन उसको लेकर चला गया। इस तरह से दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा सेल्स, ये बहुत माइनर 10% पार्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सोमेटोस्टेटिन इससे रिलीज होता है, और सोमेटोस्टेटिन दोनों को इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो रिलीज है उसको कम करता है, उसके सिक्रीशन को कम करेगा। सिक्रीशन को कम करने से उनका बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सक्रीशन, बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन एक साथ सिक्रीशन उनका नहीं होता, एक्सेस में सिक्रीशन नहीं होगा। तो इन दोनों का लेवल मेंटेन कर रहा है, जिससे आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल में रैपिड इंक्रीज और रैपिड फॉल नहीं देखने को मिलता। तो ना तो रैपिड इंक्रीज होगा ना रैपिड फॉल होगा। ये सिंपल सा आप ध्यान रखें इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से डिस्कस किया है हमारा पैनक्रियाज एंड पीनियल ग्लैंड, बट यहाँ पर डिस्कस करना बाकी अभी डिजीज। तो इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से क्या डिजीज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर? अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन कम है, हाइपोसिक्रेशन मींस लो सिक्रेशन, कम सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा? जैसा कि मैं हर लेक्चर में एंडोक्राइन के आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा ध्यान दें, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कंडीशन क्या है। अगर आपकी बॉडी में, किसी भी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन लो है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड के एक्सेस ग्लूकोज को हटाना। ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको हटा रहा है। बट अगर यहां पर हाइपोसिक्रेशन, इंसुलिन कम है, तो ब्लड में से ग्लूकोज कौन हटाएगा? नहीं हटेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज नहीं हटेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ कहीं होगा, ये रहा। This condition is called excess blood glucose level is called hyperglycemia, and this will cause diabetes. And which type of diabetes? Diabetes mellitus. ये diabetes mellitus cause करता है। शुगर जिसको कहते हैं, शुगर एक तो खाने वाली होती है, कहते हैं ना किसी को शुगर हो गई, तो जो शुगर हो गई जिसको, वो हो गई कौन सी हो गई? वो diabetes mellitus हो गई उसको। ठीक है, diabetes is of two type, diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes insipidus caused by the low secretion of ADH, antidiuretic hormone, और vasopressin। तो उसका सिक्रेशन अगर कम हो रहा है तो आपके नेफ्रॉन से डीसीटी पार्ट से, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, और यूरिन के थ्रू वाटर का रिलीज बहुत ज्यादा होता है, एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। तो वो जो कंडीशन होती है जिसमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं टॉयलेट्स के, उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें भी ऐसा हो सकता है, कैसे होगा बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर कंडीशन ये है डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें आपके किसी भी पर्सन को ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा है, कब होगा? जब इंसुलिन कम होगा तब। और एक कॉमन डिजीज है इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड, जनरली हो जाता है, और ये हेरिडिटरी भी होती है। किसी पर्सन को है तो उसकी जनरेशन में किसी और को होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंसुलिन हाइपोसिक्रेशन, डिस्कस कर लिया। एक्सक्रीशन इन यूरिन, अगर इसका एक्सक्रीशन यूरिन में हो रहा है, किसका एक्सक्रीशन? ग्लूकोज का। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। देखा होगा आपने, या नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ, आप कभी ऑब्जर्व करना। अगर किसी के घर में टॉयलेट में, जनरली जैसे पहले के टाइम में होता था, पहले हम बहुत ज़्यादा डेवलप एवोल्यूशन हो रहा है, पहले टॉयलेट्स घर में होते ही नहीं थे, घर के बाहर बहुत दूर होते थे। फिर घर में बनना स्टार्ट हुए,
घर के में एक टॉयलेट बनना स्टार्ट हुआ और अब हर रूम के अंदर होता है। तो जनरली जो पुराने टाइप के घर है थोड़ा मिडिल टाइप के, जिसमें घर में टॉयलेट तो है लेकिन लगभग अब तो सब घरों में हो चुके हैं, अवेयरनेस आ गई है। तो घर में एक टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट है पूरे घर में। तो उसमें देखें अगर आप वहां पर चींटियां हो जाती है, आंट्स अगर वहां पर प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये समझ जाए कि वहां पर घर में किसी ना किसी को डायबिटीज मेलाइटस होगा, क्योंकि ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होता है। ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज का एक्सक्रीशन हो रहा है, ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, और अगर ग्लूकोज यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट होगा तो आंट्स तो वहां पर, चींटियां तो वहां पर आनी ही है। तो चींटियां वहां पर आ जाती है। इससे पता चल जाता है कि घर में किसी को डायबिटीज है। अब ये चींटियां, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपने घर में कहीं देखें या आप कहीं पर भी किसी का भी टॉयलेट अगर यूज कर रहे हैं, वहां आप पब्लिक टॉयलेट अगर यूज कर रहे हैं तो वहां भी हो सकता है अगर इस तरह की कंडीशन मिले तो कोई पर्सन ऐसा आया होगा या वहां पर रहने वाला ही जो उस वहां रहता है उसी को शायद हो सकता है डायबिटीज हो। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। बस मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको पता चल सकता है ऑब्जर्व करने से कि किसी को डायबिटीज है या नहीं। चले आगे। यहाँ पर ये तीनों, यहाँ पर पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ये तीनों ही सिम्टम्स ऑफ डीएम। ये डीएम क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस को, यहाँ मैंने डीएम लिखा था, वो टाइप पे भी डीएम हो गया। चले, डायबिटीज मेलाइटिस को शॉर्ट में डीएम लिखा है। आप ऐसा ना करें, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया क्या है? ये डायबिटीज मेलाइटिस की ही कंडीशन है। डायबिटीज मेलाइटिस अगर किसी को है, इसका मतलब यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा होगा। यूरिन में अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर का अमाउंट भी ज्यादा होगा, और वाटर अगर एक्सेस में है तो इस कंडीशन में आपको बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा होगा। वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो आपको पॉलीयूरिया, यानी यूरिन बार बार आएगा, इसको कहते हैं पॉलीयूरिया। यहाँ गिवन है पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया कंडीशन क्या है? पॉलीयूरिया जिसमें यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, मिक्टिरेशन ज्यादा हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। इस तरह से पॉलीडिप्सिया, अगर यूरिनेशन ज्यादा होगा, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा और आपको प्यास ज्यादा लगेगी, थर्स्ट ज्यादा लगेगी, थर्स्ट की कंडीशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। और जब आपकी बॉडी से, ये तो समझ में आया आप लोगों को? फिर से सुने एक बात, अगर ग्लूकोज ज्यादा प्रेजेंट है यूरिन के अंदर तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर भी ज्यादा प्रेजेंट होगा। यूरिनेशन ज्यादा होगा, यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस ज्यादा होगा। यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस जब ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपकी बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा हो गया, और वाटर लॉस ज्यादा होने के बाद में थ्रस्ट की कंडीशन आएगी, प्यास ज्यादा लगेगी आपको। सिंपल सा। नेक्स्ट जो पॉलीफेजिया है वो भी बताता हूँ मैं आपको। इसमें कंडीशन क्या है? पॉलीफेजिया के अंदर आपको भूख ज्यादा लगती है। एक्चुअली होता क्या, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ना, तो ग्लूकोज लेवल कम हो गया, वीकनेस आएगी। वीकनेस आएगी तो आपको भूख लगेगी और आप खाना खाएंगे। एक चीज और इसके अंदर, यहाँ पर कीटोसिस, ये थोड़ा सा अलग है इससे। कीटोसिस के अंदर कीटोसिस भी हो जाता है इंसुलिन के लो सिक्रेशन कारण, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। इसके अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, उनका एक्यूमुलेशन होता है, और इससे कोमा में पर्सन जा सकता है और उसकी सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लास्ट स्लाइड, और इसको हम यहाँ पर खत्म करेंगे इसी स्लाइड को। डिजीज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। डिजीज कॉज्ड बाय इंसुलिन हाइपर सिक्रेशन। तो इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन अगर हो रहा है तो उससे क्या होता है? अब देखिए आप, इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, इसको इंसुलिनोमा कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो किसको था, आप याद करें, कुछ समय पहले एक फेमस एक्टर की डेथ हुई थी, इरफान खान। तो इरफान खान की जो डेथ हुई थी, उनको भी यही कुछ था प्रॉब्लम, उनके भी। अभी इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे इंसुलिन का अगर सिक्रेशन लो हो रहा है, इंसुलिन का अगर सिक्रेशन लो है तो उस कंडीशन में ब्लड में शुगर और ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। बट अगर इंसुलिन का लेवल ज्यादा है तो ब्लड में शुगर रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ब्लड में शुगर बिल्कुल भी नहीं होगा, ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी स्टोर नहीं होगा, सेल्स में चला जाएगा वो। तो कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है, इसमें डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। हाइपर सिक्रेशन में कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है, खराब हो जाती है हाइपो सिक्रेशन से। तो इरफान खान को भी यही डिजीज थी, कुछ कैंसर था ये, जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। कई तरह कैंसर होता है, हर बॉडी के पार्ट का कैंसर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पर कुछ ऐसी है जो डिस्कस की है मैंने आपसे, इंसुलिनोमा, जिसमें इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो ब्लड में ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं होगा और स्टोर बिल्कुल नहीं रहेगा।
सिंपल सी कंडीशन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस की है पेनक्रियाज। दो ग्लैंड्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। एक ग्लैंड जो थी आपकी पीनियल बॉडी के साथ में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर पेनक्रियाज को। तो सिंपल सा टॉपिक है पेनक्रियाज, और उम्मीद करूंगा आपको दोनों ग्लैंड्स समझ में आई होगी। पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, पेनक्रियाज जो हमारे बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट है, और सबसे बड़ी ग्लैंड सेकंड सब लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाज, बट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना जरूरी है, कॉमन इन्फॉर्मेशन है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। ये ग्लैंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजीज काफ़ी ज़्यादा होती है इंसुलिन के कारण होने वाली डिजीज बहुत कॉमन है, और लगभग हर घर में एक पर्सन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसको डायबिटीज़ है आज के टाइम में। ऐसी कंडीशन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना कंपलसरी है। कई बार किसी भी पर्सन की बॉडी में सिम्टम्स शो होते हैं लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसका रीज़न नॉलेज आपको पता नहीं होता। तो साइंस पढ़ने का एक बेनिफिट ये भी है कि कई सारी चीज़ें जो डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है वो थोड़ी बहुत आपको भी पता चल जाती है। तो इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे इसी के साथ, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।